हम कितना ज़्यादा पढ़ लेते हैं ये मैटर नहीं करता। मैटर ही करता है कि हम जितना पढ़ रहे हैं क्या वो हमारे दिमाग में बैठ रहा है, वो हमारा क्लियर होता जा रहा है। कहीं ना कहीं सफलता का मूल मंत्र यही है कि हम जितना भी पढ़ते हैं वो हमसे बनना चाहिए। एंड वक्त पे हमें उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग नीड। और आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली जो कल आपने अगर कल का वीडियो देखा होगा, कल की क्लास आपने मिस नहीं की है, तो आज मैं आपसे सी टेट के 10 क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। ये कोई सेलेक्टेड क्वेश्चंस नहीं है, ये वही क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी सी टेट के एग्जाम्स में आ चुके हैं। मतलब कि इधर उधर से कुछ भी मनगढ़ंत लेकर नहीं आई हूँ, जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं वो क्वेश्चंस हैं। और अगर आपने कल का वीडियो देखा था तो आज आप ये पूरे 10 के 10 क्वेश्चन के सही आंसर खुद दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पूछूंगी क्वेश्चन और थोड़ा सा हम डिस्कस भी करेंगे इस टॉपिक पे। हालांकि कल ही डिस्कशन हो गया था, बट अगर आपने मिस कर दिया होगा तो कोई नहीं, आज देख लेंगे। तो चलिए आप यहाँ पे देखते हैं, ये आपके 2015 एंड 16 के सीटेट के एग्जाम पेपर से क्वेश्चन पिक किए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे ज्यादा प्रभावी है। ऑप्शंस आप देख लीजिए। पुराने प्रतियों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रतियों को, ये शायद मैंने कल पूछा भी था क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किए थे, आज मैं 10 क्वेश्चन लेकर आई हूँ सेम। फटाफट से ऑप्शन देखिए। तो ऑप्शन रीड नहीं करी हूँ क्योंकि फिर आप कहते हैं बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए एक बार फिर से मैं रिकैप कर देती हूँ कल का जो आपका था कॉन्सेप्ट, कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान देना है कि कोई भी मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं, वहाँ एक जो बालक होता है वो केंद्र में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। उसको फैसिलिटेट करना है। बालक को पढ़ाई करते वक्त अच्छा लगना चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस फील होनी चाहिए कि अपनी, कि हाँ मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। उसे फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, उसे उसके हिसाब से सुविधाएं उसको प्रदान की जानी चाहिए। तो वही ऑप्शन आपका सही होगा जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ मौजूद होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड नहीं है, कल का क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसका आंसर खुद से दीजिए। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ज्ञान अर्जन में सहायता, तो ऑप्शन देखिए, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंक या ग्रेडों पर, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। तो बिल्कुल अभी जो मैंने आपको जस्ट जो चीज़ बताई उसी को आप ध्यान में रख के सही ऑप्शन गेस करिए। तो यस, इसका आंसर आपका हो जाएगा, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल कर। देखिए जब सक्रिय सहभागिता में शामिल करेंगे तो क्या बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेंगे, उनको मज़ा आएगा, है ना, चीज़ों एक्टिविटी में उनको अपनी इंपॉर्टेंस फील होगी। वही सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो यही आपका सही आंसर है, जो कि सीटेट के आंसर की के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप ऑप्शन देख लीजिए, पहले गेस कर लीजिए फिर मैं बताती हूँ। अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है, एज अ टीचर अब तो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की ही होती है। नेक्स्ट आपका, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश, या कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। तो देखिए ये पहले ही आपका एलिमिनेट हो गया था, अधिकारवादी भी आपका एलिमिनेट हो गया, अब 2 बचा हुआ है। तो देखिए प्रजातांत्रिक हमेशा बेटर माना जाता है क्योंकि इसमें बच्चे फ्री फील करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके लिए सुटेबल ये प्रजातांत्रिक परिवेश ही होता है क्योंकि यहाँ बच्चे फ्री फील करते हैं। और हमें वही चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे फ्री फील करें, बच्चे इंपॉर्टेंस फील करें, बस यही चीज़ देखनी है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप नंबरिंग पे मत जाइएगा क्योंकि मैंने आप बताया कि 2 ईयर्स के पेपर से मैंने ये पिक किया हुआ है। तो यहाँ पे आपका है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस देखिए, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, पुस्तकों से उत्तर लिखाने पर बल देना।
हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ ना लग रहे हो, लेकिन देखिए आए यही क्वेश्चन एग्जाम में तो आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये आ चुके हैं ऑलरेडी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। देखिए व्यक्तिगत अधिगम पे ध्यान देना ये कहीं ना कहीं नहीं है भी, हमें हर बच्चे पे कंसंट्रेट करना होता है। और अनदेखी करने, जहाँ पे अनदेखी वर्ड आ गया तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, तो रॉन्ग ही होगा आपका। और पुस्तक से तुरंत लिखाने पर बल देने का कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक बच्चे के जब हम संपर्क में रहेंगे तो हर बच्चा अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करेगा। वही चीज़ फिर से यहाँ पे आ गई है, तो यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत करना न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। ठीक है, प्रमोट ना करना नेक्स्ट क्लास में, जो विद्यालय जो जिस कक्षा में उसके लेवल पे नहीं है। तो शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, शिक्षार्थी की जैसी आवश्यकता हो उसके अकॉर्डिंग अपना जो शिक्षण उपागम है उसमें चेंजेस कर देना, कक्षा में प्रतिभाशाली और तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना, या उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है, जिन्हें आगे प्रमोट किया जा सकता है। तो यस, आपने सही आंसर गेस किया है, बिल्कुल इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जैसे शिक्षार्थियों की आवश्यकता है, मतलब उनको फैसिलिटेट करना है आपको, बालकों को। ठीक है, उनकी सुविधा के अनुसार सब कुछ होना चाहिए, तो बस उनकी आवश्यकता के हिसाब से आपको अपने शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सीटेट में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें नहीं वर्ड दिया होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन देख लीजिए, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख, या बच्चे के प्रयासों की स्वीकृति। नहीं है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं है भाई। अध्यापकों के अनुसार थोड़ी कार्य करना है, बच्चों को सेंटर पे रख के काम करना है, बच्चों के अकॉर्डिंग काम करना है ना, जैसा वो समझ सकें। बच्चे को हमें स्वीकार करना होगा, बच्चे जो भी प्रयास करें उसकी स्वीकृति देनी होगी, उस उनके जो भी एफर्ट्स हैं उनको मतलब कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करना होगा। और अध्यापक का रुख जो है वो ऑब्वियसली सकारात्मक ही होना चाहिए। तो ये सारे सही है, ये सही नहीं है, तो यही आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो NCF 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। गलतियां क्यों महत्वपूर्ण होती है ये आपको बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। भी बच्चे गलती करेंगे तो डांटने का बहाना मिलेगा, ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया ये आपका। नेक्स्ट है, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है कि भाई कक्षा से कुछ बच्चों को हटाना है तो कुछ गलतियां करेंगे, इसी के बेस पे हटा देते हैं, तो ये भी गलत है। फिर है आपका, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपक्रम है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो सही आंसर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपनी शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। ठीक है, कोई भी प्राइमरी टीचर है तो अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा यानी कंपटीशन को प्रमोट करना, मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार, दंड का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने में उद्यम में सहायता करना चाहिए। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। बस वही कॉन्सेप्ट आपको जो रखना है, कल मैंने जो बताया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों को उनकी रुचियों, जिसमें बच्चों को मजा आए, जिसमें बच्चे फैसिलिटेट हो, उसके अनुसार उनके लक्ष्य को निर्धारित करने और उनमें उनकी हेल्प करनी है। टीचर एक गाइड करता है, बच्चों को हेल्प करता है कि किस तरह से वो
अधिगम कर सकें। आगे भी देख लेते हैं हमारा ये क्वेश्चन। अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझे। वही चीज़ है जो बार बार बता रही हूँ कि खुद को इम्पोर्टेंट समझे। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कड़े नियम बनाएं और जो बच्चे उनका पालन करें ना करें उन्हें दंड दें। तो दंड का ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा। मैं क्यों आंसर बता रही हूँ, आप खुद गैस करिए। नेक्स्ट है आपका, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है। ठीक है, बच्चों की थोड़ी तिरस्कार करें, इंसल्ट करें, उनको शर्मिंदगी महसूस हो कि और उन्हें लगे कि और मेहनत करनी चाहिए और वो मेहनत करें। नेक्स्ट है, उन शिक्षार्थियों का पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हो और संपन्न घरों से हों और उन्हें आदर्श रूप में प्रस्तुत करें। कि जैसे क्लास में 2-3 बच्चे होते हैं जो काफ़ी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, वो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, तो बस उन्हीं का एग्जाम्पल देकर उन्हीं को आदर्श रूप में प्रस्तुत करें और बाकी बच्चों को कंपैरिजन करके बताएं कि देखो इनके जैसा बनो, इनके जैसा बनो, ऐसा। नेक्स्ट है आपका, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ठीक है, कि जो भी शिक्षार्थी आ रहे हैं उनके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करके और अलग अलग मतों को प्रोत्साहित करें अपनी कक्षा में। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी भी प्राप्त कर ले, कौन कैसे बैकग्राउंड से आ रहा है, और सभी जितने भी बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं सभी के मतों को प्रोत्साहित करें, उनको इम्पोर्टेंस फील हो, उन्हें लगे कि हाँ हमारी संस्कृति, हमारे बैकग्राउंड का भी सम्मान हो रहा है, हमारी भी। तो बच्चे क्या मोटिवेट होंगे और खुद को सम्मानित समझेंगे। यही चीज़ आप यहाँ क्वेश्चन पे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा की ही बात हो रही है सीटेट में। अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, यही कॉन्सेप्ट आपको कल ही मैंने बता दिया था प्रिपरेशन के पहले वीडियो में, यही कॉन्सेप्ट लेके चलना है। तो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, बच्चों को एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, या वे गतिविधियाँ जिनमें खेल शामिल नहीं होते। तो बिल्कुल आज आप लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि सारे आंसर आप लोगों ने राइट ही गेस किए होंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ जिसमें बच्चे थोड़ा फ्री होके वर्क करें, खुश होके वर्क करें, अच्छा फील करें। और कोने में बैठना, प्रतिबंध लगाना, खेल शामिल ना होना, ये तो वैसे भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो ये आपका राइट आंसर है। तो आपने देखा कि कल मैंने कुछ भी आपको पढ़ाया नहीं था, सिर्फ आपको बस एक छोटी सी टिप दे दी थी और उसके बेस पे आपने सीटेट के जो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसा नहीं कि इधर उधर के इजी क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, जो आ चुके हैं वो आपने 10 के 10 क्वेश्चन सही गैस किए हैं, सही आंसर गैस किए हैं। और यही सीटेट क्वालिफाई करने का मूल मंत्र है, क्योंकि सीटेट में आपको पता है कि 60 to 70 मार्क्स सीधे सीधे आपका पेडागॉजी से ही आता है। तो बस आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर ये अभी आपको मैं आगे भी पढ़ाऊँगी, अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागॉजी 1 बाय 1 पढ़ाऊँगी, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि मैथ्स के लिए क्या है, इंग्लिश के लिए क्या है, फिर जो क्या मेथड्स वगैरह यूज़ होती है, ये सभी चीज़ें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ये सबसे पहला मूल मंत्र था तो मैंने आपको दे दिया, क्योंकि इस चीज़ को आपको पूरे एग्ज़ाम तक में अपने दिमाग में बैठा के चलना है। तो अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ उसको लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी चल के वीडियोज़ जो है ऐसे ही मिलते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।